हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस में वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सेकंड पार्ट फर्स्ट में हमने सीख लिया था कि कोई अगर चुंबक होता है तो मतलब चुंबक किसे कहते हैं वगैरह वगैरह बातें, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, उनकी दिशाओं के बारे में हमने उसी मतलब चुंबक की प्रॉपर्टी को देख लिया था। और हमने अंतिम में यही कह के छोड़ा था कि अभी हमको पढ़ना है कि अगर किसी वायर में करंट दौड़ रहा है तो वह भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हालांकि पहले वाले पार्ट में आपने देखा भी था कि बार मैग्नेट यानी कि दंड चुंबक क्या होता था, चॉकलेट वाला, और आपने अभी देखा था यू मैग्नेट क्या था, घोड़े की नाल वाला चुंबक क्या था। आपने कंपास सुई भी देख ली थी। कंपास सुई में निडल होता था, एक एन वाला एक साउथ वाला, यानी कि दो, आप ये भी जानते हो कि मतलब चुंबक के दो पोल होते हैं। मतलब कि तमाम बातें अगर आप नहीं जानते हो तो पीछे का पार्ट फर्स्ट देख के आ जाओ। बाकी यहाँ पे रोजाना की तरह पहले हमारे मतलब कि कुछ नोट्स हैं, आप उस नोट्स को फटाक से मतलब कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे मेंशन कर लो, और नोट्स के पेज के साथ साथ आप इस जो टॉपिक यहाँ पे लिख के सब पढ़ाते चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप नोट्स लिख लो आराम से। तो आपने नोट्स लिख लिया होगा, हमको लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो अब यहाँ पे कुछ टॉपिक हमको कवर करने हैं आज के वीडियो में। हमको खाली यही 5 टॉपिक कवर करनी है, बेहतरीन ढंग से करनी है, ठीक है ना। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको मतलब कि आराम से कम भाषा में बेहतर वर्ड लगाकर समझाएंगे और आपको समझ में आना भी तय है। तो पहली टॉपिक हमारी आज की यही है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अच्छा, आप जानते हो ना कि कंपास सुई यानी कि मैग्नेटिक सुई का निडल कब हिलता है? जब कोई चुंबक के प्रभाव में आता है। किस में आता है? चुंबक के प्रभाव में आता है। अगर नहीं जानते हो जान लो कि कंपास सुई का निडल तभी हिलेगा जब चुंबक के प्रभाव में आएगा। और कोई चुंबक जहां पे रहता है ना, अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि उसके अंदर कोई चुंबक या कोई लोहे का टुकड़ा आएगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। आपको बताया भी गया है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि नॉर्थ पोल कभी सटेंगे नहीं, साउथ पोल कभी सटेंगे नहीं। नॉर्थ पोल साउथ पोल सट जाएंगे, या साउथ पोल नॉर्थ पोल आपस में क्या हो जाएंगे? आकर्षित करके सट जाएंगे, ठीक है ना। ये भी आप जानते हो भली बात है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है पहले जानिए आप। अगर मान लीजिए किसी वायर में करंट बह रहा है, करंट मतलब कि लाइट आई है तो आपने स्विच दबा दिया तो वायर में करंट दौड़ता है वहां पे, तो आप समझ सकते हो। अगर मान लिया यह कोई मतलब कि कंडक्टिंग वायर है यानी कि चालक तार, अब लकड़ी के तार में थोड़ी करंट फ्लो करेगा, लकड़ी के तार में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं लेकिन धारा को बनाने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉनों का होना क्या है? जरूरी है। धारा को बनाने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना जरूर। संसार के प्रत्येक वस्तु में बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन सभी धातुओं सभी वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं जो अपनी कक्षा को छोड़कर कहीं आगे भाग सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री बिल्कुल भी पढ़ा है तो आप जानते हो किसी भी परमाणु में यहाँ नाभिक होता है और किनारे कक्षाएं बनी होती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो थोड़ी सी ऊर्जा दोगे ना तो अपनी कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाएगा, उसी को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और धारा को बनाने में ये सहायक होता है। सभी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को नहीं छोड़ते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को नहीं छोड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फटाक से निकल जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे मान लो कोई करंट फ्लो हो रहा है तो अगर ये करंट फ्लो हो रहा है और इसके बगल में अगर मैंने कंपास सुई रखा यानी कंपास निडल रखा ना, तो कंपास निडल बेटा कुछ क्या होता है? कुछ विक्षेपित हो जाता है। कुछ क्या हो जाता है? पहले ऐसे था, अब क्या हो गया? कुछ विक्षेपित हो गया। क्यों हिला ये? अच्छा, मैंने आपको अभी बताया ना अभी कि कंपास वाला जो निडल होता है वह तभी हिलता डुलता है जब वह चुंबक के प्रभाव में आता है। यानी कि यहाँ पे जब कोई चुंबक नहीं है, हमारे पास यहाँ पे खाली वायर है और वायर में करंट है
और जब करंट मैंने दिया तो ये तो हिल गया, लेकिन जब मैंने करंट अपना हटा लिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो फिर अपनी अवस्था में आ गया। फिर करंट चालू किया, फिर थोड़ा विक्षेपित हो गया, हट गया अपने रास्ते से, हटा लिया, फिर अपने मतलब कि पुराने वाले में आ गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि वह चालक तार जिसमें करंट दौड़ रहा है वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। वह चालक तार जिसमें करंट क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो अपना क्षेत्र चुंबक के जैसे या अपना एक क्षेत्र बनाता है, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में अगर कोई भी लोहे का टुकड़ा या फिर चुंबकीय सुई या फिर कोई चुंबक आएगा तो वह बेटा एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, क्योंकि यह बहुत कम होता है, क्योंकि उतनी धारा हमारे घरों में आती नहीं है कि मतलब कि चुंबक को खींच ले उसको, ये नहीं आप पाओगे कि इसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है। बट इसके पास मैग्नेटिक पावर तो होता ही होता है, भले कम ही होता है। तो क्या हुआ, अगर करंट बहुत तेज दौड़ा दोगे ना तो चुंबक भी असर दिखेगा, लेकिन आपके घर में जो बिजली आती है, नॉर्मल बिजली आती है 25 से 30 एम्पियर की आती है, उतना में बहुत कम मतलब कि चुंबकीय गुण देखने को मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर। कंपास लगा दोगे ना तो हिल जाएंगे, पक्का हिल जाएंगे। तो देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि अगर किसी चालक तार में हम मतलब कि धारा को दौड़ाते हैं तो मतलब कि चालक तार अपने चारों तरफ चुंबक की भांति एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसी पे हमने अगला टॉपिक बनाया है चुंबक। चुंबक क्या होता है? तो बेटा अगर किसी चालक तार में करंट दौड़ रहा है तो वह चुंबक है, वही क्या है, चुंबक है। हमने क्या बोला, अगर किसी वायर में कोई करंट दौड़ रहा है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसे चुंबक कहते हैं। अगला परिभाषा हमारा चुंबक का बन गया। चुंबक का बहुत टाप परिभाषा, साइंटिफिक मतलब की डिफिनेशन होता है कि अगर किसी वायर में करंट दौड़ रहा है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसे हम चुंबक कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखो यार। अच्छा, आप सभी जानते हो ना कि अगर चुंबक है तो दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। और आप जानते हो अगर चुंबक है तो हमने काल्पनिक बल रेखाओं को बनाया था, है ना। तो अगर करंट है, हमारे काल्पनिक बल रेखाओं की दिशा होती थी कि बार बार नॉर्थ से साउथ चलता था और अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ आता था, है ना। तो यहाँ पे अगर बेटा करंट दौड़ रहा है वायर में तो यहाँ पे कौन नॉर्थ साउथ बनेगा, कैसी यहाँ पे बल रेखाएं बनेंगी, इसको देखते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या, अगर हेडिंग आप देख रहे हो तो हेडिंग पड़ा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, हेडिंग है, लिख लो अगर नहीं लिखे हो तो पहला नियम, दो नियम होते हैं, दो नियम हमारे पास हैं। एक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और एक है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। एक क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और एक क्या है बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दोनों को हम लोग विस्तार से जानने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैक्सवेल कि दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या होता है पहले जानिए। मैक्सवेल साहब एक मतलब कि फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, कह सकते हैं आप, और थे ही, कहना क्या है, बोल रहे हैं इस नियम के अनुसार यदि पेंच कसते समय, पेंच मतलब होता है स्क्रू, पेंच मतलब क्या होता है, स्क्रू। मान लो मेरे हाथ में एक पेचकस है, क्या पेंचकस या पेचकस कहते हो, यह पेंच को क्या करता है, अंदर बाहर कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि मैक्सवेल की दक्षिणावर्ती पेंच के नियमानुसार यदि पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, सुनिए हमारी बात को, पेचकस को दाएं हाथ में पकड़ना है और दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। अगर आप ऐसे नचाओगे ना तो पेंच अंदर जाएगा ना, तो मतलब कि आगे बढ़ रहा है, धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलो मान लिया, सपोज करो ये वायर है, यह क्या है, कोई वायर, समझिएगा हमारी बात को। यह मान लीजिए कोई वायर है, वायर में करंट कुछ ऐसा जा रहा है, आप समझ सकते हो। करंट आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे आएंगे, हालांकि हमारा बात करंट से है ना। तो करंट चल रहा है, अगर मैं कहूँ कि इसके द्वारा बताओ बल रेखाओं की, चुंबक तो है ही, चुंबक है तो बल रेखाएं बनेंगी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि इसके द्वारा बने बल रेखाओं की जरा बना के हमको दिखाओ। तो आप देखो जरा यहाँ पे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे करना क्या है, आप मैक्सवेल का नियम पकड़िए, अपने हाथ में एक पेंचकस लीजिए,
पेचकस को दाएं हाथ में पकड़िए और धारा इधर जा रही है ना, उधर ही मतलब स्क्रू थोड़ा अपने मन में मान लीजिए, स्क्रू ऐसे घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर आगे भाग रहा है, अब स्क्रू मान लीजिए यहाँ पे घुमाओगे तो अंदर जाएगा, छेद के ना इसको अंदर जाएगा। तो लेकिन जब अंदर जा रहा है यानी कि धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो आप ऐसे घुमा रहे हो ना गोल 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 गोल, तो ऐसे गोल गोल जो घुमा रहे हो ना ऐसे, यही क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। जिधर आप घुमा रहे हो ना वही गोल गोल क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। क्या आप इस बात को देख पा रहे हो? यस, देख तो पा रहे हो। तो जैसे वो गोल गोल घूम रहा है वही हमारी क्या बन जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि करंट की दिशा में आपका स्क्रू आगे बढ़ना चाहिए और आपको अपना पेचकस अपने हाथ दाएं हाथ में पकड़ना होता है, तब उसको आगे ले जाना होता है, ठीक है ना। अगर वो आगे जाएगा तो आपका जो पेंच इधर घूमेगा ना, पेचकस या पेंच, वही हमारा क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में क्या लिखा है आपने देखो जरा। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें, अब मतलब कि एक पहले मैं इसको पढ़ता हूं, पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों, वह अंगूठा चालक की दिशा में हो, अरे वह अंगूठा धारा की दिशा में हो। समझिए हमारी बात को, आप समझो। मान लो ये वायर है, समझिए छोटी कहानी हो, उसको याद कर लीजिएगा। ये वायर है, इसमें मान लो वायर है, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। अब प्लास्टिक में करंट नहीं दौड़ता, मान लो चालक तार है कोई, अब नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, तो अपना दायां हाथ निकालिए, पहले दायां हाथ निकालेंगे अपना ना, तो दायां हाथ निकालेंगे तो इस देखो अंगूठा को उधर करना जिधर धारा जा रही है, अंगूठे को धारा की दिशा में कर दिया। अब इसको घुमाइए, अंगूठा धारा हो, अब अंगुलियों घुमाओ, अंगुलियां इधर कर्ल हो रही है ना, जिधर मुड़ रही हैं, जिधर अंगुलियां मुड़ रही हैं ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ेंगी, चारों ओर मुड़ जाएंगी ना, तो यही क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो देखो जगह बल रेखाएं भी बन जाएंगी यहाँ पे। ये मान लीजिए वायर है, करंट दौड़ रहा है, तो वायर की देखो यहाँ पे ऐसे अंगूठा लगाना करंट की ओर दायां वाला, अब इसको ऐसे घुमाइएगा, ऐसे घुमाएंगे ना तो ये अभी क्या होता है, कुछ ऐसे ही आएगा। देखो अंगुलियां ऐसे घूमेंगी, ऐसे ये है ऐसे घूमेगा, इससे ऐसे घूमेगा, यानी कि अभी वही बताएगा। अरे ये अभी क्या बताएगा, वही बताएगा। देखा, दोनों आराम से नियम नहीं हो गया हमारा। मैक्सवेल का नियम भी पेंचकस वाला भी हो गया और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी हमारा हो गया। ये बल रेखाएं हमारी ऐसे बनती हैं यहाँ पे। तो दोनों में से जो आपको आसान, दाएं हाथ वाला आसान लगता है, नहीं अंगूठे को लगा दो, घुमा दो अंगुलियों, जो अंगुलियाँ घूम जाएंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब अगली टॉपिक हमारी क्या है, इसको देखिए आप क्या कहता है। अब लिखा है सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। तो आपने लिखा होगा, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अभी क्लियर करके हम लोग आए हैं और हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, परेशान ना हो। ये सारे प्रैक्टिकल आपको कराएंगे तो लेकिन हमको थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वक्त दीजिए हमको, हम सारे प्रैक्टिकल आपको कराएंगे। अब देखो जरा, अब आप जान गए ना कि अगर सीधा कोई धारावाही चालक तार है तो ये अपने चारों ओर क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा। चलो मान लिया यह क्या है, कोई सीधा धारावाही चालक तार है, तो यह क्या, अब देखो सीधा कहने का मतलब यह है कि बढ़िया चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बेटा अभी आपके 12वीं में बहुत डीप में जाना पड़ेगा, तो 10वीं में आपको पूरा डीप में नहीं जाना होता है, क्योंकि आप वहाँ तक थिंक नहीं कर पाते हो। अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना तो ये हमारी धारा इनके प्रभाव को नष्ट कर सकती है, होता है ऐसा, इसीलिए आप वहाँ पे मत जाओ। इसीलिए सीधा तार अभी जानो कि तार का सीधा होना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, माना किसी अत्यधिक लंबाई के सीधे तार में, मान लो कोई बेटा बहुत बड़ा लंबा सीधा तार है, तो इसमें धारा बह रही है, ठीक है ना, धारा I एम्पियर की धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा क्या हो रही है, बह रही है। और मान लो R दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहाँ से इस चालक तार से R दूरी पर अगर हमको बतानी है कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। ये वैद्युत नहीं है बच्चों, ये चुंबकीय है। वैद्युत हमने गलती से लिख दिया है, ये क्या है, ये वैद्युत वाला क्षेत्र तो हमने कही पढ़ लिया ना, ये चुंबकीय है। तो अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, यानी कि ऐसा कोई वायर I करंट दौड़ रहा है और R दूरी पर अगर हमको तीव्रता बतानी है, तो दैट टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो
आर दूरी पर तीव्रता अगर आप बताना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ बताएंगे। अभी इसको देखो, चुंबकीय क्षेत्र बोलो चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलो, उसको दिखाते हैं कैपिटल बी से। अब एक बात जानिए, टॉपिक पहला चीज जानो क्या होता है, कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि चालक तार में प्रवाहित धारा आई, मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, चालक तार में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि धारा जितनी ज़्यादा रहेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा देखने को पाओगे। मतलब धारा जितनी ज़्यादा रहेगी विक्षेपण उतना भयानक होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन का पावर उतना भयानक होगा। धारा जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि बी प्रोपोर्शनल टू आई कहने का मतलब क्या है, धारा जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पहली बात समझ गए ना, धारा ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा देखने को पाओगे आप। और दूसरी बात यह भी है कि जो बी होता है ना, वह बेटा दूरी आर के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर आर ज़्यादा होगा तो बी का मान कम हो जाएगा। अरे भाई, तार के पास रहोगे तो अधिक बल देखने को पाओगे, और दूर गए बल और कम हो जाएगा या क्षेत्र और कम हो जाएगा, और दूर हो गए तो मतलब कि यार अगर एक चुंबक हमारा है तो समझ सकते हो कि इसका एक दायरा होता है ना, या चुंबक यहाँ की वस्तु को थोड़ी मतलब कि अट्रैक्ट या रिपल कर पाएगा। वो तो इसी क्षमता के अनुसार होता है ना कि इसका क्षेत्र यहीं तक बन पाएगा, उसके बाहर नहीं जा पाएगा। वो इसका भी है, दूरियां बढ़ेंगी तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा, यानी कि बी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखो, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया और एक हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। 1 और 2 को मिलाओगे ना तो बी प्रोपोर्शनल टू आई बटे आर हो जाएगा। आई गुणे 1 बटे आर, आई बटे आर हो जाएगा। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है तो देखो यहाँ पे आता है कांस्टेंट आता है के, और के को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक। अगर आपने नोट में नोट किया है तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो नोट कर लो। के को क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। तो बी बराबर हो गया हमारा के आई बटे आर, और के बराबर होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई। के बराबर क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट बटे 2 पाई। इसको क्या बोलते हैं, ये देखो ए यू ऐसे घुमा दो, म्यू म्यू हो जाएगा। और ये जीरो भी बोला जाता है, म्यू जीरो बोलो, म्यू जीरो बोलो, चाहे क्या बोलो, म्यू नॉट भी बोलते हैं, म्यू नॉट बोल सकते हो, ठीक है ना। और 2 पाई, के का मान क्या होता है, फिक्स वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी कि बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे आर। के का मान रख लिया। और इसका बेटा मतलब कि इसका मान हमारे पास थोड़ी है, तो मतलब कि हमको दिया गया है, वो भी याद करना पड़ेगा। इसका मान होता है 2 गुणे 10 पे घाते -7 आई बटे आर। ये हमारा निकल गया फार्मूला। अगर कोई हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, मतलब कि ऐसा वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है, आई एम्पियर करंट दौड़ रहा है, और अगर आर दूरी पर अगर तीव्रता निकालनी है या वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो फार्मूला आपके पास है बी बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे आर लगा दो, या फिर बी बराबर 2 गुणे 10 पे घाते -7 इंटू आई बटे आर, जहाँ पे आई क्या है, एम्पियर है, और आर क्या है हमारा, मतलब आई धारा है, और आर क्या है, चालक तार से दूरी है। चालक तार से क्या है, लंबवत दूरी कह सकते हो, लंबवत दूरी है। अभी नहीं कि यहाँ से तो यहाँ से अगर बिंदु है तो यहाँ से लो, यहाँ से। धारा हर जगह समान है, धारा क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, धारा क्या है, कांस्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ 5 तो यहाँ 10 एम्पियर कर दो बढ़ा के, ऐसा कुछ नहीं है। धारा यहाँ पे समान रहेगी। तो ये वाला फार्मूला आपकी जहन में अगर बैठ गया हो तो आप ये भी जान लीजिए कि म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ये अब चुंबक की प्रॉपर्टी होती है, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। म्यू नॉट बराबर लिख लीजिए, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है ना। और ये बात और समझिएगा हमारी, यहाँ से म्यू नॉट का मात्रक निकाल सकते हो, ठीक है ना। म्यू नॉट का मात्रक आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। अब म्यू नॉट को यहीं पर रहने दीजिए, और बी गुणे आर बटे आई हो जाएगा। बी गुणे आर बटे क्या हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए आपको मात्रक निकालना है बच्चों, सुनिए हमारी बात को। पहले बात तो आप इसका मात्रक निकालिए, बी का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगर आपने मतलब कि कहीं लिखा पढ़ा देखा है तो आप सब जानते हो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन पर क्या होता है, अगर अभी बी का मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति
एम्पियर मीटर। और हालांकि अभी आपकी किताब में ये फार्मूला है नहीं, एक होता है फार्मूला लॉरेंज बल F बराबर IBL होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा B बराबर F बटे IL। अब ध्यान दीजिएगा, F का मात्रक फोर्स है न्यूटन, I का एम्पियर, L लंबाई मीटर, तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर, B का मात्रक हो जाएगा। और B का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, तो म्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा। अब देखिए हम बोलेंगे म्यू नॉट बराबर, अगर गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा B गुणे 2 पाई गुणे R बटे क्या हो जाएगा I, यही हो जाएगा ना। B गुणे 2 पाई गुणे R बटे क्या हो जाएगा हमारा I हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो जरा क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा, देखो अब B का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और 2 पाई तो अंक है, इसका कुछ नहीं होने वाला। R क्या है मीटर, R क्या है मीटर है, और I का एम्पियर होता है। देखो मीटर से मीटर कट गया, ये बटे कर लो, क्योंकि इनका तो आंसर पूरा है, इनका करने के लिए बटे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ यानी कि हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। तो कोई बोलता है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का बताओ क्या होगा मात्रक, तो क्या बोलोगे, लिख लो न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। जल्दी से लिखो बेटा फटाक से। तो अब देखो यहाँ पे एक सवाल है बेहतरीन सा, समझ में आ गया ना। B का मात्रक आपको याद करना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और अगर हमको ये पता चल गया तो म्यू नॉट का मात्रक क्या निकल जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। क्या निकल जाएगा बच्चों, न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा आगे मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अब जरा ध्यान से देखिए, सवाल है हमारे पास बढ़िया सा। तो आपको याद हो गया ना, B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R। म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -7 न्यूटन, अरे एम्पियर प्रति, अरे क्या बोलते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। अब देखो जरा सवाल क्या है, अगर मैंने आपसे बोला है ना कि मतलब कि वो सीधे मतलब कि लंबा तार होना चाहिए, मैंने आपको जब बताया है ना कि मतलब सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जब मैंने बात करी है, तो शुरुआत में हमने आपसे कहा है कि वो तार लंबा होना चाहिए। तार लंबा यानी कि लंबा माने होता है कि अनंत लंबाई, क्या होता है अनंत लंबाई। और हमने आपको कई बार बताया है बेटा, अनंत माने है बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपने घर से बात कर रहे हो कहीं आसमान में, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, अगर मान लो यहाँ पे एक छोटी सी चींटी हो ना, तो इस चींटी के लिए यही व्हाइट बोर्ड अनंत बन जाएगा, है ना। अब चींटी के लिए अनंत कहना हो तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर थोड़ी बोलेंगे, यही व्हाइट बोर्ड क्या अनंत। तो बेटा अनंत लंबाई का अगर तार कहा जा रहा है तो जानिए कि मतलब कि बहुत लंबा तार है। तार क्या है, बहुत लंबा है, 10 मीटर 15 मीटर इसकी तुलना में। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान लो तार है हमारा और ये मान लो 100 मीटर का तार है, और ये जो आर यहाँ पे है कहीं मान लो 2 मीटर है, 100 मीटर है 2 मीटर है, तो इसकी तुलना में यही अनंत हो जाएगा। 2 मीटर तार ये है, 100 मीटर ये हो गया, तो अनंत नहीं हो जाएगा, उसकी तुलना में आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को मतलब कि जो अनंत वाला वर्ड है वह तुलनात्मक वर्ड, तो सापेक्षिक वर्ड होता है, तुलना करने पर पता चलता है। तो सवाल देखो क्या है, सवाल का सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूँ आपसे। सवाल अगर लिखे हो तो देखो जरा, एक अनंत लंबाई के सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, यानी कि I का मान पूछा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर दूरी पर, 50 सेंटीमीटर, यानी कि R का मान क्या है, R का मान 50 सेंटीमीटर है। R का मान कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50/100 कह सकते हो, 0.5 मीटर। सब SI मात्रक होना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर में काम नहीं करते, मीटर में काम करते हैं, हो गया ना। और बोल रहा दूरी पर B बराबर, इतना दूरी पर बेटा कोई पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे B बराबर लिखा है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। क्या बोल रहा है, अनंत लंबाई के एक सीधे तार में धारावाही तार धारा बह रही हो, कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाए। तो अभी पढ़ के क्या आए हो, B बराबर 2 गुणे 10 पे घाते -7 I बटे R। तो B का मान कितना हमारे पास है
b का मान 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -4 बराबर 2 गुणे 10 पे घात -7 गुणे i का मान नहीं पता है, r का मान हमारा कितना है 0.5। तो ऐसे गुणा कर लीजिए आप बेटा, ये हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5 गुणे 10 पे -4 बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पे घात -7 बराबर i। तो इनको सॉल्व करोगे ना तो i बराबर आएगा 125 एम्पियर। सॉल्व करने आपको आता है, हमको पता है। सॉल्व कर लोगे तो आई का मान कितना आएगा 125 एम्पियर। तो अगर कोई हमारे पास लंबा तार है उसमें अगर 125 एम्पियर की धारा बह रही है तो उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा ना वह 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -4 न्यूटन पर मीटर, अरे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आएगा। ठीक है ना। तो ये वाली बात हमारी क्या होती है, ख़त्म होती है। और चलते हैं अब अंतिम टॉपिक पर। ऐसे सवाल अपने किताब से लगाया करो, ठीक है ना। ऐसे सवाल अपने किताब से आप लोग लगाया करिए, तब आपको समझ में और बेहतरीन ढंग से आएगा। और अगर हमारा यह पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर हमको समझ में आ रहा है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर काम कर सकें। अब देखो अगली अंतिम टॉपिक है आज की, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो जरा, धारावाही परिनालिका, तो पहली बात हमको जानना पड़ेगा परिनालिका क्या होता है। देखो जरा, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, कुचालक माने क्या होता है जानते हो, मतलब जिसमें मतलब कि करंट नहीं फ्लो कर सकता है। प्लास्टिक का पाइप कह सकते हो, प्लास्टिक का पाइप, प्लास्टिक का, यही कुचालक है। देखो यहाँ प्लास्टिक है ना, यही बेलनाकार है, एक कुचालक भी है, मतलब कि करंट नहीं, ऐसे पदार्थ जिसमें मतलब कि धारा नहीं फ्लो कर सकती है उसे कुचालक कहते हैं। तो किसी कुचालक बेलनाकार पाइप, बेलन के जैसा हो, बेलन के जैसा पाइप हो, के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश, उसकी लंबाई के अनुदिश से तार लपेट दो। ऐसे ध्यान देना, तार लपेट दिया ऐसे ना, मैंने तार लपेट दिया, बढ़िया सटा के तार लपेट एकदम बढ़िया सा मस्त सा तार, अरे उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे का तार। विद्युत रोधी माने जानते हो क्या होता है, मतलब कि ऊपर प्लास्टिक का, विद्युत रोधी मतलब ऊपर, मतलब तार के ऊपर प्लास्टिक लगा हो, नहीं कि नंगा तार नहीं होना चाहिए, तार के ऊपर प्लास्टिक लगा हो, तार छीलना नहीं है, इसके ऊपर प्लास्टिक मतलब ऊपर लगा हो, तार का ऊपर अंदर तो तार रवे करता है मेटल वाला, ऊपर प्लास्टिक लगा होता है ताकि बाहर से करंट ना हमको मारे। ठीक है ना। तो उसको लपेट दो बढ़िया से, उसे विद्युत रोधी तार कहते हैं। ठीक है ना। तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों वाली कुंडली, मतलब देखो जरा, एक चक्कर मान ले तो एक कुंडली, 2 चक्कर तो 2 कुंडली, 3 चक्कर तो 3 कुंडली, 4 चक्कर 4 कुंडली, 5 चक्कर 5 कुंडली, ऐसे कुंडली के आकार का जो बन गया ना, इसे परिनालिका बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। अगर आपके पास एक कुचालक बेलनाकार पाइप है, उसके ऊपर आप तार लपेट दो ना, तो सिस्टम जो बनेगा वह क्या बनेगा, परिनालिका बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिनालिका समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो, यदि इस कुंडली में किसी सेल के द्वारा, सपोज करो तार तो यहीं से जोड़ोगे, तार तो एक तार तो निकला ही होगा ना, एक तार यहाँ से निकला होगा, इस तार को अगर हमने कहा एक सेल से जोड़ दो, सेल से, यहाँ पे प्लस या माइनस, और यहाँ पे कुंजी लगा दो। यह कुंजी बता सकते हो यह कुंजी क्या है, और यह तार यहाँ से आ जाएगा। यह कुंजी बंद है कि चालू है, यह कुंजी बंद है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ बिंदी ना लगा होता ना तो कुंजी खुला है, कुंजी खुला मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बिंदी लगा है तो कुंजी बंद है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट दौड़ा सकते हो। देखो यार अब क्या हो रहा है, करंट ऐसे ऐसे पड़े अंदर जा रहा है, फिर ऊपर, फिर अंदर, फिर ऊपर, फिर अंदर, फिर यहाँ से ऊपर, फिर अंदर, फिर यहाँ से ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे निकल गया। अपना जितना बैटरी करंट दिया था, अपना करंट क्या कर लिया, ले लिया अपना। ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि मैंने क्या बोला आपसे, अभी मैंने बोला ना, अब मतलब परिनालिका में अगर सेल के द्वारा करंट को फ्लो कराया जाए तो जो परिनालिका है ना, यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मज़ेदार चीज़ है। यह परिनालिका अगर सेल से जोड़ दोगे तो यह परिनालिका क्या करेगा, एक चुंबक की भांति है। प्रैक्टिकल में एक भी वाला प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आप भी घर पे आराम से करिएगा। तो यह चुंबक की भांति व्यवहार कर लेती है। ठीक है ना। तो समझ हमारी बात आपको आई कि नहीं आई। अगर किसी परिनालिका के दोनों सिरों को सेल के द्वारा जोड़ करके उन्हें करंट फ्लो कराया जाए तो पूरी परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यानी कि अब
अब अगर इसके बगल में कंपास सुई लाओगे ना, तो कंपास सुई का जो सुई होगा, मतलब कि जो नीडल होगा वह हिल जाएगा, वह विक्षेपण उसमें हो जाएगा, वह डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अब देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब कंपास सुई की सहायता से यदि धारा के कारण, यहाँ पे करंट क्यों बहा, क्योंकि धारा बह रही है। धारा अगर नहीं बहा होता ना तो चुंबक नहीं बना होता। यहाँ पे चुंबक क्यों बना, हमारे कहने मतलब है चुंबक यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, और अगर करंट फ्लो नहीं होता तो मतलब चुंबक नहीं बन पाता। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब कंपास सुई की सहायता से यदि धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखांकन किया जाए। मान लो अब यहाँ पे कोई कह दे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कोई कहता है आपसे, अब बनाओ जरा चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा यहाँ पे। तो एक बात जानिएगा, एक बात अभी आपको यहाँ पे फिर इसको याद करना पड़ेगा। तो इस हालांकि हमने टोल में सारी बातें पढ़ा दिए हम लोग, तो अभी आपके अंदर जाना थोड़ा उचित नहीं है, ठीक है ना। अभी आप ये जानिए, अगर एक मतलब कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, मान लो किसी परिनालिका में अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट टाइम ऐसे बनता है रेखाएं, जो बल रेखाएं बनती हैं। ऐसे करंट नीचे से हो रहा है ना, तो बल रेखाएं ऐसे बनती हैं। ये ऐसे गया, फिर अंदर से होकर कहीं दूर से होकर के आया है, ठीक है ना। और एक वाला ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा। ये अभी यहाँ से अंदर से घुसा और बाहर निकल गया, और ये अभी क्या हुआ, यहाँ से घुसा और यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। और कुछ ऐसे लूप भी बना लेते हैं, ऐसे लूप बना लेते हैं, ऐसा कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना। तो परिनालिका के कारण यह क्या है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। यही आप जाने, अभी क्लास 10th के लेवल का यही चीज़ है। करंट फ्लो हो रहा है तब की बात हो रही है। अब देखो जरा, अब इस प्रकार प्राप्त बल रेखाओं की दिशा, इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपने नोट्स लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो सुनिए हमारी बात। पहला बात है, इसमें दिशा के बारे में बात हम करने जा रहे हैं, और दिशा के बारे में बात हम कर रहे हैं। पहली बात हम करें अगर आपसे, तो परिनालिका के अक्ष पर बल रेखाएं, परिनालिका देखो जो बीचों बीच लाइन गई है ना, इसे क्या बोलते हैं, परिनालिका का एक्सिस बोलते हैं, यानी कि परिनालिका का अक्ष बोलते हैं। तो परिनालिका के अक्ष पर, या इस पूरा जो सिस्टम है पूरा ना, यह परिनालिका का अक्ष ही कहलाता है, यह पूरा परिनालिका का अक्ष कहलाता है, ठीक है ना। अक्ष के समांतर तथा बहुत पास पास होती हैं। यहाँ पे देखो रेखाएं जो होती है ना, अब बताइए रेखा और रेखा इनके बीच की दूरी समान है कि नहीं है। यह रेखा मतलब कितना पतला पतला है ना, सब दूरियां समांतर होती हैं। परिनालिका के अंदर जो बल रेखाएं हैं वह एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। एक दूसरे क्या होती हैं बच्चों, समांतर हो रही हैं, ठीक है ना, समांतर होती है, बात हमने लिखी भी है। और बहुत पास पास होती हैं। अक्ष पर बल रेखाओं का समांतर होना, अब देखो यहाँ पे अगर बल रेखाएं समांतर हैं तो यह क्या बता रही हैं, अब जब समांतर बल रेखाएं होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है वहाँ पे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यह प्रदर्शित करता है कि धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, ठीक है ना, तथा बल रेखाओं के पास, बल रेखाओं का पास पास होना। आपने कल पढ़ा था, कल यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में, जहाँ पे बल रेखाएं पास होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, जहाँ नज़दीक होती हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है, प्रबलता घट जाती है। तो यह मतलब कि यह पास पास होना यह भी सिद्ध करता है कि यहाँ पे ना इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो बहुत प्रबल है, वह मजबूत है, वो यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन पावर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका के एक सिरे से अंदर की ओर जाती हैं। देखो एक से अंदर आ रही हैं और एक से बाहर जा रही हैं। तो जिससे अंदर आ रही हैं उसे बोलते हैं साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अभी आप जानिए, आप यह बात याद करिए कि जिस सिरे से मतलब रेखाएं अंदर जा रही हैं वहाँ पे क्या होगा, दक्षिण ध्रुव होगा, और जहाँ से बाहर जा रही हैं वहाँ पे क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर पहला वाला पार्ट देखे हो तो यहाँ पे भी आप बना सकते हो यार, नीडल लाओ, आप कंपास लाओगे ना तो आप नॉर्थ वाला यहाँ देखने को पाओगे, साउथ वाला यहाँ देखने को पाओगे। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यह नॉर्थ है साउथ, और यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा नॉर्थ है, क्या हो जाएगा साउथ। मतलब कहने का हमारे है, यह साउथ जो कि ये उत्तरी है ना, तो उत्तर वाला
दक्षिण वाले को अपने पास बुलाएगा। उसके अंदर ही मैग्नेट का ही निडल बना होता है और मैग्नेट का ही निडल बहुत पतला होता है, ठीक है ना। अब उत्तर वाला दक्षिण को बुलाएगा, यहाँ पे लाओगे ना तो यह उत्तर वाला है और दक्षिण वाला है, तो उत्तर वाला किसको अपने पास बुलाएगा? दक्षिण वाले को। यह साउथ पोल है मैग्नेटिक वाला और यह नॉर्थ पोल है। मतलब कि आप जानते हो कि मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ वाली सुई इधर जाती है ना, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ वाली सुई इधर जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, यही क्या बनेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनेगी। यहाँ पे कुछ ऐसा चलता है, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एन और यहाँ पे क्या है? यस है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एन और यहाँ पे क्या है? यस। यस वाला एन के पास ही तो जाएगा, तो यहाँ भी ऐसे बनेगा। तो मतलब कि परिनालिका के चारों ओर अगर बल रेखाओं कोई बोले कैसे बनाया गया है, तो बोलना कि सर वो कंपास की सहायता से बनाया गया है। कंपास का नॉर्थ वाला सुई इधर घूमता है ना, वही क्या होती है? वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है ना। अब देखो जरा, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो निर्भरता किस पर निर्भर कर रहा है? तीव्रता कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है? अगर नोट्स नहीं लिखे हो तो अच्छी बात है, अगर लिखे हो तो और अच्छी बात है। अब देखो ज़रा, अब पहली बात यही है कि जितने ज़्यादा फेरे होंगे, मान लो 1 मीटर, मान लो ये भी कोई परिनालिका, बगल में कोई परिनालिका है। अब मान लो इसका भी लंबाई 1 मीटर, इसकी भी लंबाई 1 मीटर है। इसके 1 मीटर में मान लो 50 फेरे हैं, इसके 1 मीटर में मान लो 50 फेरे हैं, थोड़ा दूर दूर लपेट दिया। इसके 1 मीटर में मान लो 100 फेरे हैं, तो इसकी प्रबलता क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब कि अगर जितने अधिक फेरे होंगे, जितने अधिक कुंडलियाँ बनेंगी, उतना अधिक क्या होगा? तीव्रता होगा हमारा। तो यहाँ पे लिखा गया है परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ता है। यानी कि फेरे अगर बढ़ जाएंगे, तीव्रता बी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा। अगली बात क्या है? अगर धारा मान लो यहाँ से बढ़ा दो, अधिक वोल्ट का सेल लगा दो, धारा बढ़ेगी तब भी बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर फेरे बढ़ेंगे, अगर मान लो फेरे बढ़ गए तब बी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। धारा बढ़ गई तब बी का मान क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। अगली बात क्या है? परिनालिका के भीतर अगर मान लो कोई चुंबकीय पदार्थ रख दो। चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर लोहा जैसे होता है, लोहा, इसके अंदर मान लो लोहा डाल दो, तो मतलब ये परिनालिका के भीतर, परिनालिका तो ये पाइप है, पाइप खाली होता है, खोखला पाइप है, ध्यान देना खोखला पाइप है, उसके अंदर डाल दो, मतलब कि परिनालिका मतलब खोखला नली होता है, उसके अंदर मान लो लोहे का रॉड डाल दो। इसके अंदर क्या डाल दो? ये परिनालिका हमारा है और परिनालिका के अंदर हमने क्या डाल दिया? लोहे का रॉड डाल दिया यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे तीव्रता भयानक हो जाती है और ज़्यादा, इसकी अपेक्षा यहाँ बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ सुई ला दोगे बहुत अधिक विक्षेपण होता है, यहाँ सुई में विक्षेपण कम, यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि तीव्रता यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। इस छड़ को परिनालिका का क्रोड कहते हैं। जो छड़ है ना, इसे बोलते हैं परिनालिका का क्रोड है। यानी कि परिनालिका के अंदर जिस चुंबकीय पदार्थ को डाल करके आप उसके अंदर की तीव्रता बढ़ा रहे हो, तो उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? परिनालिका का क्रोड बोलते हैं। अतः परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके क्रोड पर भी निर्भर करता है। क्रोड अगर रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, और क्रोड अगर नहीं रहेगा तो कम हो जाएगा। क्रोड बड़ा होगा तो और बढ़ जाएगा। क्रोड पर भी निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया तो आप हमको कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो क्रिएट कर सकें और आप सारे नोट्स को उतारते चलो। और अगर हैप्पी हो तो फिर बेटा बता दिया करो हमको। और उम्मीद छुट्टियों में आप बचा के रहो, बीमारियों से आप मतलब कि सेफ रहो, मैं तो यही कहूँगा। और शांति से सुकून से पढ़ाई करते रहो। आपका जो भी टॉपिक वीक हो हमको बता दो कमेंट बॉक्स में, सर हमारा ये वाला टॉपिक वीक है, तो हम आपके लिए उसका वीडियो बेहतरीन ढंग से बनाने का काम कर देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई करोगे मेहनत के साथ और अपने नोट्स को भी पूरा कर लोगे इन छुट्टी के दिनों में। और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी के तीसरे लेक्चर के साथ, क्योंकि यहाँ पे लंबा वीडियो हमको नहीं करना है, आपको छोटे वीडियो पर हमको देना था कि आपको समझ में बातें आती रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।